हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, फायर्ड अप होंगे। जैसे जैसे जो हमारी डेट नज़दीक आ रही है, टाइम नज़दीक आ रहा है, सभी लोगों में ज़ोरदार एक्साइटमेंट है। और मैं देख रहा हूँ जो मोमेंटम इस मंथ में हुआ है बहुत अनबिलीवेबल रहा। और आई होप कि आप सभी लोग इसी मोमेंटम को बनाए रखे होंगे, और इसी जोश को बनाए रखे होंगे, इसी जुनून को बनाए रखे होंगे। और ये जो बचा हुआ एक महीना है दोस्तों, बचा हुआ एक महीना, ये आपकी जिंदगी, आपका करियर, आपका फ्यूचर लिख देने वाला महीना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अपने टॉप गियर में जिन लोगों ने अपनी गाड़ी डाल रखी है, ये गियर चेंज नहीं होना चाहिए, ये टॉप गियर बना रहना चाहिए। आने वाला एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों। और कोशिश कीजिए कि आपकी जो टीम है, जो नंबर्स है, उसको मैक्सिमम मल्टीप्लाई कर सकें। और जिन लोगों को भी चैलेंज आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, चैलेंज आ रही है, कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ टाइम की बात है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, एटॉमी शुरू होने वाली है नवंबर नवंबर से। अभी तो हम लोग सिर्फ एक ट्रेलर देख रहे थे, और अब एक्चुअल जब शुरुआत होगी ना एटॉमी की, क्या तहलका मचने वाला है इंडिया में, हम कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्त। बहुत बड़ा बूम शुरू होगा नवंबर के बाद में। 2020 और 2021 जो होने वाला है, उसकी कल्पना हम लोग यहाँ बैठकर नहीं कर सकते हैं। आप सब लोगों का भविष्य बहुत ही सक्सेसफुल हो, बहुत ही आप लोगों का फ्यूचर सेफ हो। और यही एक्सपेक्टेशन है हम सबकी, कि हम सब लोग मिलकर जो इतना स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो स्ट्रगल यहाँ पर आकर खत्म हो। हम यही उम्मीद के साथ आज हम एटॉमी के साथ सब लोग एसोसिएट हुए हैं। और हमारी सबकी विश है और कोशिश रहती है हम लोगों ने इस मंच के जरिए आप लोगों को हेल्प करने का, ज्यादा से ज्यादा जो लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता इंडिया भर में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत ही टॉप क्लास के लीडर्स हैं हमारी टीम में, वो उन लोगों के माध्यम से आप तक कुछ ऐसी चीज पहुंचा पाए जो आपको नहीं मिल पा रहा था। सो प्लीज आज भी पूरे एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जिस शख्स की स्टोरी आज हम देखिए, आज हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को आप तक पहुंचाने की। ये जितने भी लोग आज हमारे सक्सेस स्टोरी की सीरीज में आने आ रहे हैं, आप इनको लाइटली मत लीजिए। ये इतनी आसानी से आज 60 70 80 हजार की टीम में से अगर कुछ चुनिंदा लोगों को सक्सेस स्टोरी में लाया जा रहा है, तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। ऐसे ही किसी को भी लेकर नहीं आया जा सकता है। तो इसका मतलब यह कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके एक एक वर्ड, क्या मालूम कौन सा वर्ड और कौन सी बात आपकी जिंदगी बदल देगी, ये मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं पता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जितना भी जो भी प्रोग्राम हो, एंड तक बने रहिएगा, पूरा फोकस होकर सुनिएगा, देखिएगा, और हो सके तो नोट्स लीजिएगा दोस्तों। तो आज की सक्सेस स्टोरी भी हमारे बीच में एक ऐसे शख्स की है दोस्तों, जो मेरे दिल के वाकई में, पर्सनली अगर मैं बात करूं तो वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं, पिछले 1 साल से अधिक समय से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। पूरा डेडिकेशन, उनके बीच पीछे भी बहुत सारे लालच आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने एटॉमी को नहीं छोड़ा। और यही रीजन रहा कि एक ऐसा शख्स जो सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना जानता है, एक ऐसा सिंपल शख्स जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, और बहुत ही स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी, आप उन्हीं के जबानी सुनिएगा, शुरू की। कैसे एक एटॉमी का प्लेटफॉर्म किसी इंसान की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जैसे ही लॉन्च होगी तो वो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर और बहुत बड़े प्रोफाइल के साथ और बहुत बड़े उनका जो पोस्ट होगा, जो उनका क्या बोल सकते हैं हम, जो लेवल होगा, वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि आज हजारों लोगों का कारवां उन्होंने खड़ा कर दिया दोस्तों, जबकि वो सोशल मीडिया का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं जानते। तो ऐसे सिंपल एंड स्वीट शख्स से आपकी मुलाकात होने जा रही है, और उनको देखकर आपको डेफिनेटली लगेगा कि यार, जब ये बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हम तो उनसे बेहतर कर सकते हैं। डेफिनेटली इनको सुनने के बाद में आपके दिमाग में ये चीज जरूर बात जाएगी। सो दोस्तों, मैं ज्यादा देर ना करते हुए, आज के हमारे जो स्टार हैं, आज के जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है, जो कि नागपुर से हैं, मिस्टर प्रशांत, मिस्टर संतोष मोरे जी, जो कि नागपुर से हैं दोस्तों। मैं उनको आपके बीच में एक जोरदार वार्म वेलकम के साथ इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर संतोष मोरे सर। हेल्प मी वेलकम सर, संतोष मोरे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम बहुत सर। अच्छा फील हो रहा है आपके बीच में आकर, और ऐसा लगता है कि अगर मैं आज तक जो था, कोई नहीं सुनना चाहता था और किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है किसी के लाइफ के बारे में जानने के लिए, कोई जानेगा भी क्यों।
क्या फायदा होता है किसको, किसके लाइफ के बगैर जानने के लिए। तो बहुत सारी चीजें होती है सर, और आज आपने वो अंदर का संतोष को जगा दिया है कि आज आप अपनी बात सबके सामने रख सकते हो। थैंक यू रजीज जाफरी सर, कि ये मौका मुझे देने के लिए, ताकि आदमी जी ऐसा संतोष जी, कैरी ऑन। सोचता रहता है कि मैं अपनी बात किसी से कहूँ, क्योंकि जिस तरह से अपना स्ट्रगल होता है, जिस तरह से अपना इतिहास होता है, बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचते हैं, और वो बात हम किसी को बताने जाओ तो शायद बीवी भी सुनने से इनकार कर देती है। लेकिन आज आपने इस तरह का मौका दे के मुझे बहुत खुशी दी है। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपका ही सर आप आभार व्यक्त डिजर्व करते हैं, करता आप, हूँ। मैंने नहीं मौका दिया है, आपने डिजर्व किया है सर। उसके लिए आपने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है सर, उसके लिए आप डिजर्व करते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं अभी अपना परिचय देना चाहूंगा। ये बड़प्पन है सर का कि वो कोई भी श्रेय नहीं लेते हैं और शुरू से नहीं लिए। हमारी मुलाकात भी हुई थी, साथ में भी रहे थे। पहले तो नाम ही सुना था, लेकिन जब मुलाकात हुई तो देखा कि नहीं, शख्स प्रतिभाशाली है और बहुत सारी एक्चुअल वर्शित जिसको बोलते हैं वो इनके अंदर है। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ बातें अपने मन की मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि मैं शायद ही किसी के साथ आज तक शेयर किया हो। क्योंकि पहले ही बताया मैंने कि किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी की बातें सुनने में या पूछने में। आज जो मौका मिला है रजी जाफरी सर के माध्यम से, तो मैं आज अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं संतोष मोरे, महाराष्ट्र, नागपुर से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं नागपुर से नहीं हूँ, मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से हूँ। और ऐसा छोटा गांव जहाँ मूलभूत सुविधा भी नहीं पहुंची थी जब मैं 10th तक वहां पर रहा हूँ। क्योंकि थर्ड थर्ड तक, तीसरी तक वहां पर स्कूल था। उसके बाद चौथी सीखने के लिए हमें गांव से कम 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और बीच में बड़ी नदी भी थी। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आप जानते होंगे कि कितनी मुश्किल होती होंगी बरसात में, जबकि वो टाइम में तो हमारे पास चप्पल पैर में नहीं रहती थी और रोड भी इतने अच्छे भयानक लगती है। आज अगर किसी को अगर बचपन की बातें बताओ तो बड़ा एंजॉय आता है, यार आपकी बचपन की बातें बड़ी नटखट होंगी, कुछ आपने अच्छा किया होगा, आपका लाड़ प्यार वैसा हुआ होगा। लेकिन हम अपनी बचपन की बातें बताने से डरते, इतना संघर्ष हमारे लाइफ में रहा है। हर समय एक परिवार हमारा जो था, बड़ा परिवार था, एक एकदम साधारण परिवार था। सोर्स ऑफ इनकम लोगों के यहाँ मजदूरी करने के बाद ही उपलब्ध होता था। हमारा खुद का ऐसा कुछ बड़ा नहीं था। जो भी कमाते थे माँ पिताजी उसमें भाई बहनें गुजारा करते थे, पढ़ते थे। माँ पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, और इसीलिए जो मेरी बहनें बड़ी थी घर में, भाई भी बड़ा था। लेकिन क्या था कि बहनें को अगर पढ़ा देते थे तो शायद हम दो भाई नहीं पढ़ पाते थे। तो सबसे पहले ज़्यादा मैं योगदान ये चाहूँगा कि मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, साथ में जो सेकंड बड़ी बहन थी उसने भी पढ़ाई छोड़ दी, और बचपन में ही वो काम पे लग गए। और उनके काम पे भरोसे, माँ बाप के काम पे भरोसे, हम दोनों भाई और एक मेरे से बड़ी बहन, बड़े भाई से छोटी बहन, यानी बीच वाली बहन, हम तीनों भाई सिर्फ पढ़ पाए हैं। बाकी दो बहनें मेरे घर में आज भी पढ़ी लिखी नहीं है। कारण यही था कि अगर वो स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, तो शायद हम खाना नहीं खा सकते थे या पढ़ भी नहीं सकते थे। तो बहुत स्ट्रगल है जिंदगी में। कैसा तो भी क्लास में अच्छा होने के कारण 10वीं तक मैं गांव के बाजू में जो स्कूल था, तीसरे के बाद में वहां जाके पढ़ा। उसके बाद तहसील प्लेस में जाना था, पैसा नहीं था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, तो उसने काफी हेल्प किया हमें पढ़ने के लिए, बड़े भाई को भी और साथ में मुझे भी। उनका मैं तहे दिल से हमेशा कहता हूँ कि आप अगर सपोर्ट नहीं करते थे, शायद बचपन से लेकर आज तक तो हम इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते थे। बहुत सी बातें मन में आती है कि कुछ उनके लिए करूं, लेकिन क्या करूं, खुद भी इतना मजबूत नहीं था। कोई ऐसा बड़ा नहीं किया था, सपने बहुत बड़े थे। स्ट्रगल तो हर एक के लाइफ में होती है, और वही लोग अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं जो सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन सर के माध्यम से आज मैं सक्सेस अपने आप को इसलिए मान रहा हूँ कि आने वाले कल में एटॉमी आएगी, और जो मेरे सपने थे, जो मैंने किसी को सपने दिखाए थे, वो मैं पूरा कर पाऊँ।
स्ट्रगल की बात करूँ तो बहुत बड़ी बातें हैं सर, गहराई तक छूती है, शायद मुझे भी वो इमोशन नहीं रोक पाऊँगा, इसलिए कुछ डीपली मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जिस तरह से हमने संघर्ष किया है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ वो ना हो। कोई भी आज जैसा मैं एक 2 बच्चों का बाप बना हूँ और जो संघर्ष मैंने किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे वो संघर्ष ना करे। ये सोच हमेशा दिल में रहती थी कि फिर मैं क्या करूँ? अगर मेरे बेटे संघर्ष नहीं करना चाहिए तो मैंने क्या करना चाहिए? बहुत सी ऐसी सोच दिमाग में आती थी। साथ ही साथ कुछ बड़ा प्लेटफ़ॉर्म देखने की इच्छा होती थी कि कुछ ऐसा मिले ताकि नागपुर में आने के बाद मैं ये काम की वजह से नागपुर आया था, पढ़ने की वजह से नहीं आया था कि चलो कुछ काम मिले और रोज़गार मिले, क्योंकि गाँव से ज़्यादातर लोग शहर में रोज़गार की तलाश में आते हैं। बड़ा भाई ऑलरेडी नागपुर आ चुका था, वो भी रोज़गार उसको मिला था, ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में कई काम कर रहे थे। साथ ही साथ मुझे भी बुला लिया कि चल तू भी गाँव में रह के क्या करेगा, कम से कम रोज़गार का साधन मिलेगा, हम दोनों भाई कमा लेंगे। लेकिन मेरी पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। सोचता था कि कुछ काम करूँ और साथ में पढूँ भी, क्योंकि मुझे पढ़ाई से बड़ी रुचि थी। तो मैंने चौकीदारी की नाइट ड्यूटी एक्सेप्ट किया एक जगह, एक मिशनरी में काम मिला, नाइट ड्यूटी करता था और दिन में पढ़ता था। पढ़ते-पढ़ते ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अच्छे एक होटल में एक साधारण सी नौकरी मिली, शादी भी हो गई। लगता था कि इससे मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, घर तो चल रहा था, अच्छी खासी इनकम थी, लेकिन सैटिस्फाइड नहीं था। फिर सोचा कि होटल में काम करूँ तो मेरे जो सीनियर थे, जो मैनेजर काफ़ी कोऑपरेटिव थे, समझते थे बात को कि कौन आगे आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। हमेशा एक कहावत होती है कि ऊपर उठने वालों को ही लोग सहारा देते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे जो जनरल मैनेजर थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, यार तू पढ़ते-पढ़ते पढ़ाई भी कर सकता है, एचएमसीटी कर सकता है, होटल मैनेजमेंट कर सकता है। मैंने भी सोचा हाँ, अभी तो शायद जो बेसिक चीज़ें हैं वो मेरी पूरी हो रही है, तो क्यों ना मैं पढ़ाई करूँ। फिर उनके सपोर्ट से मैंने होटल मैनेजमेंट किया। स्ट्रगल तो बहुत रहा, लाइफ में हर वक़्त स्ट्रगल के साथ ही रहा, होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया। उसी के साथ, उसी होटल में जिस तरह से लोग बोलते हैं ना कि एक जगह रहने से आपकी इमेज बढ़ जाती है, ओनर के साथ अच्छे संबंध हुए और साथ ही साथ मुझे प्रमोशन भी मिला होटल मैनेजमेंट करने के बाद में, और मैं अपनी अच्छी कमाई भी कर पाया, घर भी ले पाया। और साथ ही साथ एक सपना मुझे बहुत परेशान करता था कि जिस तरह से मैंने स्ट्रगल किया है, जिस तरह से मैं दर-दर भटका हूँ, जिस तरह से मैंने ऐसी जल्लत भरी ज़िंदगी जी है, वो मेरे बेटे ना करें। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और मेरा ही सपना नहीं, हर माँ-बाप का सपना ये होता है कि जो जिल्लत भरी ज़िंदगी वो जी रहा है, वो अपने बेटे ना जिए। मेहनत और सोच बहुत रहती है कि मैं उनके लिए क्या करूँ? लेकिन शायद उनके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता है कि मैं मेरे बेटे को अगर ऐसी ज़िंदगी ना दूँ तो क्या दूँ? सोचते-सोचते ऐसा होता है कि एक फ्रेंड सर्कल भी बड़ा अच्छा मिल जाता है। मुझे साथी मिले, संजीत बौद्ध सर, जिन्होंने मुझे मानसिक रूप से बड़ा तैयार किया बिज़नेस में आने के लिए। मैं तो एक नौकरी पेशा था, नौकरी के अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। सिर्फ़ नौकरी करना और नौकरी के भरोसे आगे बढ़ना। लेकिन जो सपने थे मैं पूरे नहीं कर सकता था। बार-बार ऐसा लगता था कि मैं बड़े होटल में भी अगर जनरल मैनेजर भी बन के जाऊँ तो शायद मैं 1 लाख, 1.5 लाख ही महीना कमा पाऊँगा। उसके ऊपर मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन जब मुझे संजीत बौद्ध सर मिले, उन्होंने अपने बिज़नेस की बातें कही, प्लान कहा, वो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस था। बहुत गहराई तक वो लेकर जाते थे बिज़नेस को और सपने देख दिखाते थे कि आपने अगर ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है। मन भी पलटा, चलो यार बहुत अच्छे साथी मिले हैं और बिज़नेस की काफ़ी जानकारी भी उनके साथ है। मैं उनके साथ रह-रह के बिज़नेस में रुचि लेने लगा। साथ ही साथ हमने कंपनी इस्टैब्लिश की, साथ में काम भी चालू किया, लेकिन उतना रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला था। लेकिन सपने उनके बड़े थे और उनके साथ-साथ मेरे भी सपने बड़े हो रहे थे कि अगर सर कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। सर अगर ऐसे बात कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। सर का जो मंच से
स्टेज से बात करने का तरीका था, बेहतरीन था। मैं सोचता था यार मैं भी ऐसी बात कर सकता हूँ। मैं फॉलो करता था उनको, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसे शख्स को देखा था जो निडर होके कोई भी डिसीजन ले लेता था, परिस्थिति से नहीं डरता था, किसी आदमी को पर्टिकुलर नहीं डरता था, लेकिन ऐसी विचारधारा उनके अंदर थी कि जो विचार अगर वो हमारे सामने बात रखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि यार नहीं, हम ज़रूर कुछ कर सकते हैं, ज़रूर कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही हमें एक बिज़नेस प्लान दिया था बहुत पहले, उसमें भी हमने सपने देखे। फिर मुझे अपने जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने सपने देखे कि चलो यार ये प्लान, मैं तो नौकरी कर ही रहा था। मेरी बेसिक चीज़ें से मैं ऊपर उठ चुका था। जो कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान ये अगर मिल जाए तो आदमी बेसिक चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देता है। फिर ऊपर लेवल में आके सपने देखना है और सपने पूरे करने के बारे में सोचता है। तो मेरी भी बेसिक चीज़ें लगभग पूरी हो चुकी थी और मैं अब ऊपर के लिए सोच रहा था। तभी संजीव सर ने एक बहुत बेहतरीन प्लान लाया, इन्वेस्टमेंट प्लान लाया। हमने साथ में मिलके किया भी, लेकिन कुछ कारणवश वो प्लान टिक नहीं पाया। फिर हम गहरे सदमे में गए। हम सोचते थे आगे क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, बोले सर, बोले ज़िंदगी आगे चल रही है, कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। और वो हमेशा बोलते थे, जहाँ चाहा है, वहाँ राह है। मैं भी सोचता था कि चाहत रखने से राह थोड़ी मिल जाएगा। कि मेरे अंदर तो बहुत चाहत थी लेकिन राह नहीं थी। लेकिन उनका कहना एक ही था बार-बार कि जहाँ चाह है, वहाँ राह है, राह ज़रूर मिलेगी, आप सिर्फ खड़े रहो। कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। फिर स्ट्रगल भरी ज़िंदगी तो थी, स्ट्रगल से तो हमें डर लगता नहीं था, चाहे कितने भी बार नीचे गिरूँ, ऊपर उठने की ताकत मेरे अंदर। मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे डर नहीं गरीबी का, क्योंकि जो गरीबी मैं जी के ऊपर आया हूँ, वो गरीबी में अगर मैं फिर से भी चला जाता हूँ, तो मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं वो जी चुका हूँ और मुझे उठना आता है। कैसा उठना है, ये मैं सीख चुका था, क्योंकि शहर में आने के बाद बहुत सारे कड़वे अनुभव मेरे पास थे। जो मेरे परिचित लोग थे, शायद वो उतना कोऑपरेट मुझे नहीं कर पाए, शायद उनकी भी परिस्थिति उतनी इतनी अच्छी नहीं थी कि जो मेरे सपने के साथ मेरे साथ आ सके और मुझे बोल सके कि चल तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मैं फिर बार-बार कहना चाहूँगा कि विचारों की ताकत बहुत बड़ी होती है कि जो सोच में पैदा कर दे कि आपको बड़ा बनना है, बस सोच पैदा करो। और संजीत बौद्ध सर ने हमेशा मेरे दिमाग पे वार किया है, सोच पैदा की है कि आप बड़ा बन सकते हो। जब मैं सोच से बड़ा बन चुका था, तो मैं नीचे लेवल की बातें सोचता ही नहीं था। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे बड़ा ही बनना है। और उनकी बातें भी वैसी थी कि आप नीचे लेवल पे जाओ ही मत, सोचो ही मत, कॉन्फिडेंस लूज़ मत होने दो। आप सिर्फ़ अगर ऊपर सोचोगे, फिर कहते थे कि जहाँ चाह है, वहाँ राह ज़रूर मिलेगी। और ऐसे ही एक दिन संजीव सर मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल प्लान अपने बीच में आया है। जिसको आप मोरे साहब बहुत बेहतरीन कर सकते हो, हम मिल के कर सकते हैं। मैं पहले उनको कहा कि सर, वो जो पहले जैसा प्लान आपने दिया था वैसा तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी डर लगता है अभी लोगों का सामना करने के लिए। जो कड़वा अनुभव हमारे बीच में है, हमारे जो खास साथी थे, जो सोशल में हम लोग काम करते थे, साथ में करते थे, वो भी हमसे दूरी बनाए रखे थे, क्योंकि जो प्लान में हमने काम किया था वो टोटली खत्म हो चुका था। और मेरी वजह से पर्टिकुलर जो मेरा चेहरा देख के आए थे, वो लोग नाराज़ भी हो गए थे और शायद मेरे से दूरी भी बना रहे थे। तो मैं सर को प्रश्न किया कि सर, जिनके भरोसे मैंने टीम बनाई थी, वो लोग अभी मेरे साथ में नहीं है, तो क्या मैं ये बिज़नेस फिर से कर पाऊँगा? फिर संजीत सर ने वही हौसले के साथ फिर कहा कि सर, ये लोग दुनिया बहुत बड़ी है और जो प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो प्लान अगर आप सुनोगे, अपने दिमाग में डालोगे, तो जो लोग आपसे नाराज़ है, जो आप समझते हो कि आपके वजह से उनका नुकसान हुआ है, तो आप उनका नुकसान भी पूरा कर सकते हो। इतनी बड़ी ताकत इस बिज़नेस प्लान में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आप समय दो तो। खुद से ज़्यादा मैं आज भी कहता हूँ कि खुद से ज़्यादा भरोसा मुझे सर पे ही था कि चलो ये जो सोचते हैं, ये जो करते हैं, ये कभी किसी का बुरा नहीं सोचते और कभी किसी को बुरा प्लान नहीं देते। ये हमेशा यही सोचते हैं कि मैं उठूँ ना उठूँ, लेकिन मेरे साथी उठना चाहिए।
ये सोच के मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की शुरुआती दौर में। मैं सर को ही पूछता था कुछ प्रॉब्लम आया तो सर ये प्लान जो आप बता रहे हो इसका क्या है, और बस लोगों को जितना संजीव सर ने मुझे बताया था वो मैं आगे बढ़ते गया, लोगों को बताते गया, लोग जुड़ते गए, मेरा हौसला बढ़ते गया कि चलो यार मैंने गलत नहीं किया लोगों के साथ। तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि लोग जुड़ रहे थे और अच्छे-अच्छे लोग जुड़ रहे थे, जो मेरे से नाराज़ थे, उनको भी मैंने ये प्लान बताया जितना मुझे समझ में आता था, वो भी लोग साथ में आए। और संजीव सर ने ऑलरेडी कह दिया था कि आप एक साइड पे देखो सर, बाकी एक साइड मैं आपकी संभाल लेता हूँ। ये भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये तो मौका है, अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि सर जो बोलते थे वो करते थे, इतना बात मैं समझता था और वो भरोसा भी मुझे था। मैं देखता था और उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं था, बड़े दिग्गज दिग्गज लीडर डाले थे और बड़े पैमाने पे जो लेग्स में वो काम कर रहे थे वो बहुत आगे निकल चुकी थी, और जो लेग मेरे लिए छोड़ी थी जो दूसरी साइड, उस पे काम धीरे-धीरे चल रहा था। फिर मैं सर को बोल रहा था, लालच मन में आती है कि सर आप एक लेग्स बहुत बढ़िया चला रहे हो, दूसरी तरफ भी ध्यान दो। तो उन्होंने कहा था, नहीं सर, आपके अंदर वो प्रतिभा है, आपके अंदर वो क्वालिटी है। आप अगर वो क्वालिटी को, प्रतिभा को अगर बाहर निकालोगे, तो ये जो दूसरी लेग पे जो आप खुद काम कर रहे हो वो सकता है ये लेग से भी बड़ी चली जाए। उनकी बातों में दम था। मैंने अपने आप को परखा, स्टडी किया, उस लेवल तक लेके गया कि जो लेवल मुझे आना चाहिए, जो अंदर मेरे आना चाहिए, वो बात मैंने देखी और साथ में ऐसा लगा, मेरा जॉब चल रहा था। मेरा जॉब 12 घंटे का था। काम भी चल रहा था, मैं लोगों को जोड़ भी रहा था। उस बीच में संजीव सर की मुलाकात ग्रेट लीडर संजय मेश्राम सर से हो गई। सर किसी की भी पहचान कराने में, किसी के बारे में मालूमात करने में बड़े माहिर थे। इतना भरोसा मुझे अंदर बहुत था कि सर जब है तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि संजय मेश्राम सर जिनकी पहली आईडी इंडिया की तरफ से लगी है, मैं वो आपको उनको आपके होटल में लेके आ रहा हूँ। आपको कम से कम 20 लोगों की टीम तैयार करना है मेरे साथ। मुझे 20 लोग बहुत कम लगे, जिस तरह से मैं लोगों को प्लान दे रहा था और लोग मेरे साथ आ रहे थे, लोग ज़्यादा हो गए। लेकिन लोग तो ज़्यादा हो गए थे लेकिन आने को नहीं देखते थे। मैंने कहा उनको कि सर बड़े लीडर आ रहे हैं, आप एक बार होटल में आइए जहाँ मैं काम करता था, तो उसी होटल में बुलाया था, लेकिन लोग आने को तैयार नहीं थे। मैंने सर को कहा भी था, सर मैं बुला तो लूँगा लेकिन लोग नहीं आए तो? वो बोले, वो चिंता आप मेरे पे छोड़ दो, लोग बराबर आएँगे। मैं बोला, लोगों को मैं मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ, मुझे पता है वो यहाँ तक नहीं आएँगे, लेकिन सर बोलते हैं कि वो वहाँ तक आएँगे। मैंने कहा, सर ऐसा कौन-सा जादू है आपके पास कि लोग आएँगे? हुँ? तो हमने एक बोर्ड रूम लिया, जिसमें कम से कम 25-30 लोग बैठ सकते थे। मैं बड़ा चिंतित था कि मेरे अगर लोग नहीं आए, संजीव सर ने अगर बोल दिया है कि यार मैंने आपको सिर्फ 20 लोग लाने के लिए बोले थे, आप 20 लोग लेकर नहीं आए, तो मैं अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रहा था कि मैं अब क्या करूँ? क्योंकि मुझे मालूम था, मेरे लोग आएँगे तो 50% ही आएँगे। लेकिन हुआ ये, सर ने क्या जादू किया पता नहीं, हॉल फुल, जो हॉल में हमारी मीटिंग थी वो फुल, और जो मैंने पर्सनली मेरे लोग को इनवाइट किए थे वो टोटल 6 लोग आए थे, और 6 में से भी जो मैंने बुलाया था पर्सनली वो मुझे मिलने के लिए आए थे, ना कि प्लान सुनने के लिए आए थे। लेकिन उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ, संजय मेश्राम सर को सुनने के लिए सर ने जो अरेंजमेंट किया था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था कि ये लीडर कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने लीडर ऐसे लाके खड़ा कर दिया एटॉमिक के कि मुझे भी देख के दंग रहना पड़ा कि सर ये सब एटॉमियंस है? हाँ, बोले ये सब एटॉमियंस मेरे दूसरे लीग के लोग हैं। आप बोलते थे ना कि हॉल खाली जाएगा, अपनी इंसल्ट हो जाएँगी। देखो पूरे हॉल में, और सही में उस दिन हॉल में जो बोर्ड रूम हमने लिया था उसमें बैठने के लिए जगह नहीं। मैं अंदर से काफ़ी खुश था, लेकिन ये भी थी कि ये लोग आए कहाँ से? क्योंकि सर मेरे तो लोग इतने हुए नहीं, आपने लाए कहाँ से? सर बोले, आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? मैं बोला, सर हुआ। और मैं यकीन दिलाता हूँ, जो लोग प्लान सुनने नहीं आए थे, सिर्फ़ मैंने बुलाया था इसलिए आए थे, वो इतने प्रभावित हो गए उस दिन, इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने मीटिंग होने के बाद बोले, मुझे पता ही नहीं था मौर्य साहब, बोले आपके लोग इतने जुड़े थे। मैं भी चुप। मैं बोला, मैं क्यों बताऊँ इनको, ये मेरे लोग नहीं थे। लेकिन ऐसा मैजिक हुआ सर, वो 6 लोगों के भरोसे मेरी टीम बढ़ना चालू।
इतना टीम बढ़ना चालू हो गया कि तब से फिर मैंने पलट के नहीं देखा। और इन 6 लोगों के भरोसे मेरी फिर संजीव सर का काम बड़ा मैनेजमेंट के तहत होता है, सिस्टमैटिक तौर पे होता है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं सर, आप अ, एक मैनेजमेंट बना लीजिए, अपने 20 लोगों की कोर टीम बना लीजिए, मैं फिर आपको बढ़िया प्लान दूँगा और वो प्लान आपको उन्हीं लोगों को देना है। जिस तरह से प्लान दिए, तब तक मैं एटॉमिक को पूरी तरह से समझा नहीं था। लोग सिर्फ जुड़ते जा रहे थे, प्रभाव से या पहचान से। लेकिन सर ने पूरा पढ़ाई करके अपना कारवां आगे बढ़ा लिया था और मेरी लेख पे मैं बगैर पढ़े, ज़्यादा प्लान को दिमाग में नहीं रखते हुए, फिर मैंने ऐसा लगा कि नहीं, अब जब मेरी टीम बढ़ रही है तो मुझे एटॉमिक के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तब मैंने एटॉमिक को पढ़ा। फिर संजीत सर ने स्पेशली सावस्कर सर को बुलाया। सावस्कर सर आए, होटल में बैठे और उन्होंने बैठ के हमें प्लान सिखाया कि क्या है उसके अंदर। तब दिमाग की नसें खुल गई। तब ऐसा लगा कि नहीं, नेटवर्किंग मार्केटिंग में दम है। जो सपने मैंने देखे हुए मैं पूरे कर सकता हूँ। इनके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और जो कंपनी सर ने लाई है, जिसका नाम एटॉमी है, बेसिकली साउथ कोरिया से, जिसके बारे में जब मैं पढ़ा, बहुत सारी बातें मुझे अ, एकदम मोटिवेट करती रही। इसमें सबसे पहले ये बात थी कि लायबिलिटी ज़ीरो थी। किसी से 5 पैसे लेना नहीं था, किसी को 5 पैसे देना नहीं था। मार्केटिंग प्लान ग्लोबल था। एक आईडी पे हम ग्लोबल काम कर सकते थे। इंटरनेशनल लेवल पे मेरी खुद की भी पहचान है। मैं सोच रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पे मैं काम करूँ, वो भी सपना मेरा पूरा हो रहा था। ऐसी बहुत सी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो एटॉमी में, एक चीज़ नहीं बोल सकता मैं कि जिसने मुझे प्रभावित नहीं किया हो जब मैं पढ़ा। अमेज़न जैसा मॉल, वो मेरे मोबाइल में मैं ले सकता हूँ। मैं बैठे-बैठे यहाँ पे अपनी टीम को नेटवर्किंग मार्केटिंग समझा सकता हूँ, ऐसा डिजिटल सिस्टम इस कंपनी में है। ऐसी कोई चीज़ की कमी मुझे कंपनी के माध्यम से नहीं दिखाई दी। और जब ये सारे बातें मेरे दिमाग में आई, तब मैं सो नहीं पा रहा था। 12 घंटे मेरी ड्यूटी थी, 12 घंटे ड्यूटी होटल में करने के बाद भी जिसको भी मुझे मिलना है, मैं उनको वही बुलाता था कि सर आप यही आए। मेरा काम भी होता था और मैं लोगों को वही प्लान भी देता था। और मैं एक बड़ी पोस्ट में होने के कारण होटल में मुझे कोई तकलीफ नहीं गई, किसी को समझाने में या किसी को बिठाने में या 8 लोगों को एक साथ प्लान देने में, तो वो मैं काम कर लेता था। और इसी के साथ मेरी टीम का डे बाय डे ग्रोथ होते रहा और लगातार मुझे संजीव सर प्रोग्राम देते गए। सर अभी आपने टीम बनाई, अभी आप अपनी टीम के साथ ज़ूम मीटिंग लेना चालू कर दो। लॉकडाउन का समय था, लोग घर में बैठे थे। हम भी घर में बैठे थे, सोच रहे थे क्या करें, लेकिन सर ने अच्छा प्लान लाया कि आप ज़ूम मीटिंग लो, ज़ूम मीटिंग के माध्यम से अपनी टीम को मैसेज दो, बातें करो, उनके रिव्यू लो, उनको प्लान दो। फिर एक दिन बीच में रजी जाफरी सर आए। रजी जाफरी सर ने होटल में प्रोग्राम लिया, नवाब बेग साहब का प्रोग्राम किया, बड़े-बड़े प्रोग्राम हमने किए, जो हमने कोर टीम बनाई उनके माध्यम से। रजी जाफरी सर ने कहा था, संजीव सर को वो बात मुझे आज भी याद है, "सर आपकी टीम हज़ारों की है, आपकी टीम तो हज़ारों की है, लेकिन यहाँ बैठे लोग कम दिख रहे हैं।" वो बात संजीव सर को भी लगी और मुझे भी लगी कि सही में टीम तो हमारी हज़ारों की हम बता रहे हैं, लेकिन लोग नहीं ला पा रहे। तब से हम एक्टिव लोगों पे ध्यान दिए, लोगों को बुलाना चालू कर दिए, उनको समझाना चालू कर दिए, उनके अंदर हमारे जैसा जोश कैसा पैदा हो, इसलिए भी हमने काम करना चालू कर दिया। कुछ हमारे ही खास साथी थे, जिनके साथ हमने पहले काम किया था कोई एक बिज़नेस प्लान में, वो भी नाराज़ चल रहे थे। कई बार उनको मोटिवेट कर रहे थे, वो भी आने को नहीं देख रहे थे। काफ़ी लंबा समय लिया उन्होंने भी आने के लिए और आज जब वो एंट्री किए हैं, तो धमाल मचा रहे हैं। तो संजीव सर लगातार महीने में एक प्रोग्राम दे रहे थे। रजी जाफ़री सर, नवाब बेग सर, प्रद्युमन पवार सर, इनको भी बुला रहे थे और इन सारे लीडर्स का, गावस्कर सर का बड़ा फ़ायदा हमें मिल रहा था। टीम मोटिवेट हो रही थी, जिनको भी हम हॉल में या होटल तक ला रहे थे, वो एकदम एक्टिव होके जा रहे थे। बाद में पूछ रहे थे, "यार हमको प्लान बताओ, आईडी तो आपने लगा दिया है,
गलतियां ऐसी हो रही थी कि जिनकी आईडी लगाई उनके पासवर्ड भी उनको याद नहीं थे, आईडी नंबर भी याद नहीं थे। जब वो अपनी आईडी खोलने के लिए सोच रहे थे तो पासवर्ड के लिए, आईडी नंबर के लिए कॉल करते थे, मौका मिलता था उनसे बात करने का, और मौका जब मिलता था तो उनको हम बुला लेते थे होटल में और बढ़िया प्लान देके उनको तैयार करते थे और बिजनेस के साथ वो मोटिवेट भी होते थे। बड़ा अच्छा लगता था कि टीम डे बाय डे बिल्ड हो रही थी। फिर और मौका मिला कि टीम को अभी तैयार कैसे करें। फिर राजीव जाफरी सर ने जूम मीटिंग के माध्यम से एक वेबिनार लिया। उस वेबिनार ने उन्होंने ऐसे बातें कही कि आपका टीम बिल्ड कैसा हो, डिजिटल सिस्टम है, नेटवर्क का युग है, इंटरनेट का युग है, आप इसका कैसा फायदा ले। उन्होंने बहुत अच्छा एक एक पॉइंट क्लियर किया कि आप जूम मीटिंग लेना चालू कर दो, और जो आपके साथी जो बात करना नहीं जानते हो उनको प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के प्लान दो, उनको छोटी छोटी बातें दो, जैसा किसी को प्लान दो, किसी को प्रोफाइल दो, किसी को क्वेरी के बारे में पूछो, किसी को कोलमार के बारे में पूछो, किसी को मास्टरशिप बोनस के बारे में पूछो। ये प्लान ऑलरेडी आपका बिफोर होना चाहिए और उनको ये टॉपिक डिवाइड कर दो। जब आप मीटिंग लोगे तो वो जो टॉपिक आपने दिए हैं एक एक को बोलने के लिए तगा, उसमें मेरे दो फायदे हुए। मेरी सारी की सारी कोर टीम तैयार हो गई। जब कोर टीम को छोटे छोटे टॉपिक देके हम मीटिंग लेते थे तो उनको वो याद हो गया, और याद होने की वजह से उनका नॉलेज बढ़ गया, और उनका नॉलेज बढ़ने की वजह से उनकी क्वेरी बढ़ गई, और क्वेरी बढ़ने के साथ साथ उनका जो काम करने का लगाव था, जो गति थी, वो बढ़ गई। और तब से हमने सीख लिया कि टीम को बिल्ड करने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाएं, और यही फॉर्मूला मैंने अपने लीडर को डुप्लीकेशन करने के लिए कहा। और कुछ ऐसे साथी अब मेरे टीम में तैयार हो गए जिनका आज लोग वेट करते हैं बातें सुनने के लिए। इसमें से खास करके अगर मेरे टीम में पर्सनली बात कहूँ तो प्रोफेसर सुरते सर मुझे मिले, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से कंपनी के विजन, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट सारा डिटेल बारीकाई के साथ स्टडी किया। और कभी परेशानी होती थी तो हम अपलाइन को हमेशा फोन करके पूछ लेते थे, वो भी सपोर्ट करते थे। लेकिन जब अपने साथ में डाउनलाइन में जब लीडर तैयार होते हैं तो वो खुशी अलग ही मिलती है। वो जब लीडर तैयार हुए तो उन्होंने ट्रेनिंग लेना चालू कर दिया, अपनी कोर टीम बनाई, अपने कोर टीम में ट्रेनिंग लेना चालू कर दिया। और लॉकडाउन के समय भी जहां लोग बाहर नहीं निकलते थे कोरोना की महामारी के डर से, ऐसे टाइम में भी प्रोफेसर सोरते सर, जहाँ एक जगह फिजिकल मीटिंग थी, बुलावा आया था, इमरजेंसी जाना था, मैं कुछ कारणवश जा नहीं पाया, लेकिन वो रुके नहीं, वो चले गए। वो टीम को इतना इतना मोटिवेट किया कि आज मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा लोग वही के काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा भी लगता है कि ऐसे लोग जब टीम में होते हैं और खुद होके काम करते हैं सामने आके, तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका आनंद किस स्तर पर पहुंच जाता है। टीम बिल्ड करने के तरीके रजी जाफरी सर के माध्यम से, संजय बोद्दे सर के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके हमने सीखे थे कि आपकी टीम के साथ आपका जो बात करने का तरीका हो, कैसा हो। सारा खेल सर बोलते थे इसका है, बोले आप अगर इसको अच्छे से रखो, मीठी वाणी रखो, तो लोग आपसे टूटेंगे। और यही हमने अपने अपलाइन को फॉलो किया है, डुप्लीकेशन किया है, और अपने टीम को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। और आज शायद इसी की वजह से आज राजेश जाफरी सर ने मुझे ये मौका दिया बात करने के लिए। मैं चाहूंगा इनमें तमाम उस लीडर का हाथ है जो हमारी टीम को इतना बड़ा करते हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे अपलाइन को कि जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे काम करने के लिए मौका दिया। क्योंकि अपन जब टीम बिल्ड करते हैं और जो बड़े लीडर अपने टीम में आते हैं, जैसे कि मेरे टीम में लेफ्ट में और राइट में संजीव सर के माध्यम से बहुत बड़े लीडर आए। काफी खुश हो गया था मैं, क्योंकि संजीव सर उनके बारे में जब बताते थे कि इन्होंने तहलका मचाया था एक समय में, डायमंड थे। और डायमंड जब मेरे टीम में मेरे साथ में काम कर रहा है तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं आज इस डायमंड हो गया।
क्योंकि डायमंड लोग काम कर रहे थे, उनकी टीम बड़ी बड़ी थी और मैं काफी आशान्वित हो गया था कि ये लोग काम करेंगे। और एक तरफ तो बहुत बड़े लीडर थे, साइंटिस्ट थे, वो भी ऐसा ही काम कर रहे थे। सर बोल रहे थे मुझे बार-बार, बोल रहे सर अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी टीम वैसे ही बढ़ जाएगी क्योंकि बड़े दिग्गज आपकी टीम में आ चुके हैं। मैं बोला सर फिर भी तो आप काम ही कर रहे हो, वो मेरा नेचर है, मैं काम करते रहता हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद जिन पे मैं आशान्वित था, ऑप्टिमाइज़ था, भरोसा रखा था, वो दोनों लीडर काम करना बंद कर दिए। मैं बड़ा दुखी हो गया कि जिनके भरोसे मैं सोच रहा था कि मेरी टीम बड़ी हो रही है, लेफ्ट में और राइट में मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे संभालने वाले लोग आ गए हैं क्योंकि मैं नेटवर्कर नहीं हूँ। मैं अपने लाइफ की बात बताता हूँ, मैं एक जॉब पे भरोसा करने वाला एक शख्स हूँ और जॉब के माध्यम से ही मैंने अभी तक मेरे सोच को तैयार किया था कि जॉब के ही माध्यम से मैं बड़ा हो पाऊँगा और नेटवर्क तो मेरे दिलो-दिमाग में भी नहीं था। कुछ बातें थी संजीव सर की जो मैं वो टाइम में सुनता था कि नेटवर्क से आदमी बड़ा बनता है। नेटवर्क ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में आपको काम आता है। किसी आप चाहे पॉलिटिकल पार्टी में काम करो या फिर कोई संस्था में काम करो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, जो नेटवर्क आपका है वो कहीं भी आपको काम करता है और जिसका नेटवर्क बड़ा होता है वही आदमी बड़ा होता है। ये बातें मैं बहुत सुन चुका था कि नेटवर्क की ताकत क्या होती है। फिर जब नेटवर्कर लोग मेरे साथ में लेफ्ट और राइट में जुड़ चुके थे, तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा था लेकिन एक दिन ऐसा दुःख हुआ, मैं निराश हो गया, फिर सर के पास गया मैं, कि सर जो लोगों की आप ग्वाही देते थे, बताते थे कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, लेफ्ट राइट में बड़े लीडर आ चुके हैं, वो आपका कारवां आगे बढ़ाएँगे। सर आप दोनों मेरे साथ में नहीं हैं, दोनों किसी न किसी एक तो जॉब कर रहे थे इसलिए नहीं आ पाए और दूसरे नेटवर्किंग मार्केटिंग में चले गए, मैं अकेला हो गया फिर। मुझे तब मेरे दिमाग को एक क्लिक हुआ कि नहीं, जब तक आप नहीं करोगे, तब कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। और उसी दिन से फिर पूरी जवाबदारी मैंने अपने कंधों पे ली। नेटवर्क नहीं जानता था, लेकिन सपोर्ट बड़े-बड़े लीडर्स का था, अनुभव था। इनका अनुभव लेके मैंने अपने आप को इसमें इतना इतना गहराई में लेके गया कि नहीं, अब अगर मुझे मेरे सपने पूरे करना है, तो इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और सही में ऑप्शन भी नहीं है। क्या करता था मैं? जॉब के भरोसे सिर्फ बच्चों का एजुकेशन कर पाता था या खुद का घर कर पाता, जो ऑलरेडी मैंने ले लिया था और उसके बाद बचा था बच्चों का एजुकेशन, बस उसी पे मुझे ध्यान देना था। लेकिन अगर मेरी बच्ची बड़ी एक्टिव है, मैं आपको 2 बात बताना चाहूँगा कि उसके सपने बड़े थे कि पापा मैं फॉरेन में पढ़ना चाहती हूँ। अब फॉरेन में मेरे लिंक्स थे, मेरे साथी थे जो फॉरेन में काम करते थे, जॉब करते हैं। मैं उनसे बात करता था, यार मेरी बेटी को पढ़ना है, तो वो मुझे खर्चा बताते थे कि इतना-इतना बजट लग सकता है। और सही भी था, बजट तो लगना ही है जब बेटी फॉरेन में पढ़ेगी तो। जिसके माध्यम से ये सपने लेके हम एक मार्केटिंग कंपनी में जुड़े थे, वो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि मैं मेरे सपने पूरे कर सकता हूँ, क्योंकि पैसा भी आ रहा था। और फिर वो कंपनी कोलैप्स होने के कारण, कुछ कारणवश बंद होने के कारण फिर मेरे सपने टूट गए और जो मेरे साथी थे, वो मुझे कोसने लगे। आप तो यार बड़ी-बड़ी बातें करने लग गए थे। 2-4 बड़ी-बड़ी गाड़ियों के नाम भी मैं ले रहा था कि मैं अभी अगले साल ये गाड़ी ले रहा हूँ। वही मुझे कोसते थे। लेकिन मुझे एक बात याद है कि एक बड़े लीडर ने मुझे कहा था कि जो आपके सपने हैं, वो लोगों के सामने शेयर करो। बताओ उनको आपके अंदर क्या है, घर में, परिवार में शेयर करो। क्यों शेयर करो? कि अगर आप किसी कारणवश वो कर ना पाए या फिर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाए, तब जिनको आपने अपने सपने शेयर किए हो, वो आपको सोने नहीं देंगे। वो पूछेंगे आपको कि पीयूष मोरे साहब आप बोल रहे थे वो गाड़ी आ रही है अगले साल, कहाँ है? जो आप बोल रहे थे वो बंगला लेना है वो एरिया में, वो कहाँ है? जो आप बोल रहे थे कि मेरा खुद का लॉन होगा, खुद का होटल्स होगा, वो कहाँ है? सपने कहाँ है? आप तो नौकरी कर रहे हो। तब तो वो बुरा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऊर्जा पैदा कर देता है कि यार इनका मैं जवाब कैसे, ये जो मुझे कोस रहे हैं ना, तो मैं वो करके कैसा देखूँ, उनका मुझे बुरा नहीं लगता था। क्योंकि किसी बड़े लीडर ने पहले ही वो बता चुके थे कि आप अपने सपने अपने परिवार में, अपने सगे-संबंधी में, अपने दोस्तों में वो शेयर कर दो, फैला दो, ताकि वो लोग आपको सोने ना दें।
और यही वजह थी कि जब संजीव सर एटॉमी का प्लान लेकर आए, बिजनेस का प्लान मुझे समझाया, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं इनका जवाब अभी दे सकता हूँ, मेरे सपने में पूरे कर सकता हूँ। तो बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि तब से मेरी बेटी के लिए जो फॉरेन का सपना उसने देखा था कि मैं पापा मैं फॉरेन में पढ़ना चाहती हूँ, तब फिर मैंने उसको दोबारा किया कि बेटा जो आपका सपना है मैं पूरा करूंगा। संजीव सर की फिर एक आदत थी बात करने की बीच बीच में कि सपने चाहे किसके भी हो, पूरे मैं करूंगा, ये अपने अंदर लाओ। क्योंकि काफी लोग भरोसा भी कर रहे थे। गांव से मैं शहर आया, शहर में अच्छा खासा वेल सेटल हो गया। तो मेरे गांव के जो लोग हैं, जो गरीब थे, उनके भी जो आशाएं थी मेरे प्रति बढ़ गई थी कि ये गांव में आता तो कुछ करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, पैसा नहीं था। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं मेरे गांव के लिए भी कुछ करूँ। क्योंकि एक कहानी मैं छोटी सी आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है, हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसको संकल से बांध दिया जाता है। वो उस टाइम में वो बड़ी ताकत लगाता है कि मैं कैसे इसको तोड़ूं, लेकिन उसकी ताकत इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो संकल तोड़ पाए। फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद इतना बड़ा नहीं होता, यंग नहीं होता, लेकिन मिडल में फिर बड़ी संकल उसको बांध दी जाती है। फिर भी वो बड़ी ताकत के साथ कोशिश करता है कि मैं इस संकल को तोड़ूं, लेकिन उसकी ताकत उस वक्त भी इतनी नहीं होती है कि वो संकल्प तोड़ पाए। फिर वो हाथी यंग होता है, जवान होता है, लेकिन उसके दिमाग में आ जाता है कि मैं जो संकल्प बचपन से लेके आज तक नहीं तोड़ पाया हूं, वही संकल्प मेरे पैर में आज भी है। आज मैं इसे तोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि बचपन से लेके आज तक, जब बड़े तक मैंने बहुत कोशिश की इसको तोड़ने की, लेकिन नहीं टूट पाई। लेकिन अगर वो सोच पैदा कर लेता है कि नहीं, अब मैं यंग बन चुका हूं, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, मेरे में वो ताकत आ चुकी है कि ये संकल ही नहीं, मैं इस बंधे हुए पेड़ को भी उखाड़ फेंक सकता हूं। ये ताकत जब अपने अंदर आती है, जब सोच अपने अंदर आती है, तो हम बड़े से बड़ा काम भी जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो, वो हमारे लिए पॉसिबल दिखने लगता है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है और मेरे सपनों के साथ हुआ है। बहुत बातें बताने के लिए बहुत है, शायद मुझे टाइम का कुछ लिमिटेशन भी दिया है, कोई बात नहीं। मैं मेरे बिल्ड टीम का आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से फॉर्मूले के साथ जो मेरे अपलाइन ने मुझे दिए थे, उस फॉर्मूले के तहत मैंने अपने टीम को बिल्ड किया हूँ। मेरे डाउनलाइन जो मेरे साथी है, मैं डाउनलाइन भी नहीं कहना चाहूंगा उनको, जो मेरे साथी है, जो मेरे साथ काम करते हैं, उनका भी मुझे काफी हौसला मिलता रहा, काफी सपोर्ट मिलता रहा। तो ऐसे ही समय में हम लोग आगे अपनी टीम को डे बाय डे बिल्ड करते हैं। एक एक प्लान देने वाले अगर लीडर अगर सही है, सही दिशा आपको दिखाते हैं, तो एक बड़ा सोच, बड़ी ताकत आपके अंदर अपने आप निर्मित होती रहती है। सिर्फ आपका अपने लीडर पे भरोसा होना चाहिए। भरोसा ऐसा भी कि नहीं, जो भी ये कहते हैं मेरे भलाई के लिए कहते हैं। रजी जाफरी सर ने जब मीटिंग लिया था तब एक लाइन डाला था, डोंट चेक योर अपलाइन, यानी अपने अपलाइन को चेक मत करो। वो फॉर्मूला मेरे दिमाग में था कि अपलाइन जो सोचती है वो डाउनलाइन के बारे में ही सोचती है, उनका भला होने के लिए सोचती है। क्योंकि नेटवर्किंग मार्केटिंग में मुझे सिखाया गया था कि यही एक ऐसा बिजनेस है जो ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर मैं एक छोटी सी दुकान डालूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बाजू में कोई दुकान डाले। मैं रेस्टोरेंट से बिलोंग करता हूँ, होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, हॉस्पिटलिटी से हूँ। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे साइड में कोई रेस्टोरेंट चले, कोई होटल बड़ा तैयार हो, क्योंकि मेरे गेस्ट ऑटोमेटिकली डिवाइड होंगे, वहां चले जाएंगे, मेरा धंधा बैठ सकता है, एक डर रहता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन सर ने मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग सिखा दिया कि नेटवर्किंग मार्केटिंग ऐसी चीज है, अगर आपका अपलाइन बड़े लेवल पे पहुंचता है तो वो जरूर अपने डाउन लाइन को सोचेगा कि ये भी मेरे साथ कैसे ऊपर आए। वो हमेशा इसी कोशिश में रहेंगे। यही एक बिजनेस ऐसा है कि जहाँ जलन नाम की चीज नहीं होती है,
वो हमेशा चाहता है कि जो मेरे साथी है वो मेरे लेवल पे आए। तो इससे बेहतर बिजनेस मुझे नहीं दिखा, करना कुछ भी नहीं था। तो मैं तमाम जो लीडर्स है उनका बार-बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं नेटवर्कर नहीं हूँ। मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो मेरा वास्ता नेटवर्किंग में कतई नहीं था। लेकिन आज जो मेरी टीम बड़ी हुई है, मेरी टीम का जो मैं डेवलपमेंट देखता हूँ, तो इसकी वजह सिर्फ मेरे अपलाइन लीडर्स है। मैं मेरे अपलाइन लीडर्स को कुछ नाम लेके शायद मैं किसी का नाम ले पाऊँ तो मैं पहले ही सॉरी कहना चाहूँगा। लेकिन मैं नाम लेना चाहूँगा उन लीडर्स का। सबसे पहले संजीत पोद्दार सर जिन्होंने मुझे तैयार किया। रजी जाफरी सर जो कि प्रैक्टिकली बात करते थे और प्रैक्टिकली बात को मैं फॉलो अप करूँ और उसपे उतर जाऊँ, तो मेरी टीम में ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाता था। साथ ही साथ प्रद्युमन पवार सर, नंदिनी कुमावत मैम जिन्होंने हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिया। एवरी मॉर्निंग 7 बजे वो गुड मॉर्निंग जो आवाज आती थी, वो ऊर्जा पैदा करती थी। बड़ा अच्छा लगता था कि चलो गुड मॉर्निंग हुई है और नया प्रोडक्ट का नॉलेज हमें मिलने वाला है। साथ ही साथ मोहित कुमावत सर, उम्र से तो बहुत छोटे हैं। संजीव सर ने उनको एक नाम भी दिया था, छोटा फटाका और बड़ा धमाका। और ऐसे ही उनका व्यक्तित्व है। फटाका छोटा है लेकिन धमाका बहुत बड़ा है। वो जब हमारे टीम में आए तो एक नई ऊर्जा लाए। नई ऊर्जा के साथ हमारी टीम का डेवलपमेंट हुआ। साथ ही साथ जो मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, मैं कुछ पॉइंट्स को नहीं समझता था। जब मेरे टीम से मुझे कुछ प्रश्न आते थे तो मैं बड़े लीडर तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन मेरी एक अपलाइन थी जिन्होंने मुझे वादा किया था कि कुछ भी रहा तो सर मुझे आप कॉल करो, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगी। और उन्होंने वैसा ही किया। वो शबीना मैम, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा इस मीटिंग में, ताकि उन्होंने मुझे नॉलेज बड़ा कर दिया और हर चीज मुझे छोटी-छोटी बारकाई के साथ सिखाई। और शायद जिसकी वजह से मैं इतने बड़े नॉलेज को लेके आज आपके सामने कुछ बात रख पा रहा हूँ, तो ये मैं शबीना मैम की देन समझूंगा। और साथ ही साथ अख्तर नवाब बेग, उनको तो मेरे ख्याल से इंडिया ही नहीं दुनिया जानती है। जब वो होटल में आए तो सर ने कहा था कि सर आप पूरे सर सिर्फ आप नवाब सर का नाम बताओ। जो नेटवर्कर है आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो नेटवर्क्स है, नेटवर्क में जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनके लिए नवाब बेग सर का सिर्फ नाम ही काफी है। आप बता दो भीड़ इतनी होंगी कि आपका जो हॉल है होटल का पूरा हो जाएगा, जगह नहीं मिलेगी। मैं बोला नहीं सर, ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोग तो बुलाने पे आते नहीं है, हॉल पूरा कैसा होगा। लेकिन हमेशा उन्होंने वही जोश के साथ कहा आप सिर्फ नवाब सर का नाम प्रमोट कर दो, और वैसा ही हुआ। जब नवाब सर ने डेट दिया, हमने प्रमोट किया प्रोग्राम को होटल में और जबरदस्त लोग आए, हॉल पैक। फिर सर बोलते थे जैसा मैं बोलता हूँ सिर्फ वैसा करते जाओ, बाकी जवाबदारी मेरी है आपकी टीम को बुलाने की और टीम को बिल्ड करने की। और साथ ही साथ सावस्कर सर का भी बड़ा योगदान रहा है हमारे साथ में। टाइम टू टाइम वो आए, हर चीज का नॉलेज दिए। और उनके पेशेंस की जो 3 साल से लगातार वो वेट करते रहे, बगैर कंप्लेंट के, बगैर इनकम के, लोगों का हौसला बढ़ाते रहे, उनका भी काफी सपोर्ट्स रहा। और साथ ही साथ संजय मेश्राम सर जो कि आज लास्ट संडे में हमारे बीच में आए और हमारे टीम का हौसला बुलंद कर दिया। और तब से मेरे टीम में और ग्रोथ बढ़ गई। और साथ ही साथ मैं अपने डाउनलाइन का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे कंधे से कंधे मिला के काम किया और काम करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर आपके पिलर मजबूत हो, जिस तरह से हम एटॉमी की बात करते हैं कि एटॉमी के पिलर मजबूत है, इसलिए एटॉमी का बेस दुनिया में बड़ा है। और आपकी भी टीम का बेस, आपके साथी लोग हैं जो आपके साथ में काम करते हैं, वो अगर मजबूत है तो आपकी टीम बड़े लेवल पे बड़ा काम कर सकती है। आपका सिर्फ कम्युनिकेशन, आपका व्यवहार, उनके प्रति जो रवैया है वो एक नॉर्मल और लोकप्रियतादायक होना चाहिए, ताकि उन लोगों के मन में भी आपकी इमेज रहे, आपके साथ में रहे। ऐसे मेरे तमाम साथी जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, चंद्रशेखर वासनिक सर, शब्बीर अहमद सर, शिवम कश्यप सर, अंकित चौहान सर। मैं शब्बीर सर और अंकित चौहान सर का नाम इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि इन दोनों ने मेरे टीम को, हम साथ में काम करते हैं, मेरे टीम को फॉरेन तक लेके जाने का बड़ा काम किया है। और आज जो अब्रॉड में मेरी ज्यादा से ज्यादा जो आईडी लगी है,
इन 2 शेयरों के कारण लगी है, तो उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसे लोग मेरे टीम में मेरे साथ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आर्मी रिटायर्ड एक्स मैन नागसेन वाकोड़े सर टेक्निकल से बहुत गजब है, जो मेरी टीम का कुछ भी अगर बैनर भी बनाना रहा, वीडियो भी बनाना रहा, कुछ भी बनाना रहा, तो सर आप कभी भी कॉल करो। और वो उतनी ही तत्परता से काम भी करते हैं और मेरे टीम का पूरा उन्होंने आईटी सेल संभाल रखा है। जूम मीटिंग में लोगों को कैसे आना चाहिए वो तक उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। छोटी-छोटी बातों का ट्रेनिंग वो देते रहते हैं। ऐसे शख्स का भी मैं बड़ा अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ सुरेंद्र धनगर सर एक मोटिवेटर है। जितेंद्र नागदेवे सर, दिलीप सोनटक्के सर, अर्चना दाते मैम, श्वेता पाटीदार मैम, संगीता गणवीर मैम, बागड़े सर, मंगेश मोरे सर और फिर मैं नाम लेना चाहूंगा प्रोफेसर कमलेश सोरते सर। मंगेश मोरे सर और प्रोफेसर कमलेश सोरते सर ने तो ऐसा गजब का माहौल टीम में पैदा किया है कि उनके जो एजुकेशन है वो हाई क्वालिटी प्रोफेसर है, तो उनकी बोलने की कला अलग, उनका नॉलेज अलग, उनका बॉडी लैंग्वेज अलग। और साथ ही साथ मंगेश मोरे सर बिजनेसमैन है, बिजनेस काफी अच्छे तरह से जानते हैं और उन्होंने कम उम्र से नेटवर्किंग के बारे में जाना था और बड़ी कंपनी में एक नेटवर्क रहे हैं, अच्छा अचीवमेंट भी उनका रहा था। जब मैं गांव में आता था तो पहला वो शख्स था जिनके पास लैपटॉप था मेरे गांव में। कंप्यूटर दूर की बात, स्मार्टफोन दूर की बात, लेकिन वो टाइम में मंगेश सर के पास लैपटॉप था। तो मैं लैपटॉप देखने के लिए मेरे घर से उनके घर गया था कि यार लैपटॉप दिखाओ आपका, क्योंकि बड़ा गर्व हो रहा है कि आपके पास लैपटॉप है। तो तब से वो नेटवर्किंग जानते थे और ये 2 शख्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इनके वजह से मेरी टीम आज फुल एजुकेटेड, जिन्होंने ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया। 9 दिन का ट्रेनिंग इनका चालू है, स्टेप बाय स्टेप लीडर्स की निर्मित करते रहते हैं, लीडर के अंदर हौसला बढ़ते रहते हैं और बड़े पैमाने पे लीडर्स निर्माण करते हैं। ऐसे अपलाइन और मैं मेरे साथी डाउनलाइन उनका भी मैं बड़ा अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जब भी आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना है टीम बढ़ाना है, तो आपके अगर साथी सही मिले तो आपका कारवा कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने ड्रीम के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो सपने मैंने देखे थे उसको मैं भूल चुका था। भूल चुका इन द सेंस कि मन के अंदर तो जहन थी, लोगों के ताने थे, डर था कि शायद मैं अपने सपने पूरे कर पाऊं। लेकिन एटॉमी आने के बाद वही नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ वो मैं सपने देखता रहा और साथ ही साथ मुझे उन सपनों को पूरा करने के लिए ताकत मिलती रही। फिर संजीव सर कहते रहे कि मोरे साहब आपके पास अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप अपने सपने तो पूरे कर ही सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने आपको देख के सपने देखे हैं वो भी सपने आप पूरे कर सकते हो। और उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आप नहीं करोगे तो सपने किसके भी हो, पूरा मैं करूंगा। जब उन्होंने कहा था कि पूरा मैं करूंगा तो मैं तो उनके साथ में काम कर रहा था। मेरे अंदर भी बड़ा जोश आ गया कि नहीं, अब मैं सपने चाहे किसके भी हो मैं पूरा करूंगा। तो मैं मेरे ड्रीम के बारे में कहना चाहूंगा, सपने तो लोग बहुत देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए पूरा जोश, जुनून, लगन देना पड़ता है, तब वो सपने पूरे हो सकते हैं। हर कोई सपना देख के पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी के सपने पूरे होते, किसी के नहीं होते और जिनके पूरे नहीं होते तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके पास चाह नहीं थी। जिस तरह से मेरे अपलाइन संजीव सर कहते हैं कि जिनके पास चाह होती है, उनके पास राह आती है। और मेरे पास एटॉमी के माध्यम से राह आ चुकी थी। तो मैंने भी जो सपने देखे थे, सपना मेरा यही था। पहले तो एक मैं सपना देखता कि जिस होटल में मैं काम कर रहा हूँ, तो ऐसा ही मेरा एक 3 स्टार कैटेगरी का होटल हो, एक बड़ा लॉन हो एग्जीक्यूटिव और एक रिसोर्ट्स हो। अब वो तो मैं पूरा करने ही वाला हूँ। और साथ ही साथ जो मैंने मेरी टीम के साथ सपने देखे थे कि मैं कम से कम 2000, मैंने डेट भी डिसाइड की है मेरे सपने की कि ये जो सपने हैं मैं कब पूरा करूँ। तो मैं मेरे साथियों के साथ में वो डेट भी आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं मेरा एक सपना बताता कि जो सपना हमने साथ में देखा था, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका है। हमने एक ऐसा फार्म्स की निर्मित की थी कि जहाँ हजारों लोगों को हम करोड़पति बनाने वाले थे। वो ड्रीम प्रोजेक्ट को मैं पूरा करने की
आज प्रण लेता हूँ और उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। क्यों पूरा करूंगा? वजह एक ही है कि मेरे पास ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आ चुका है, ऐसा बिजनेस प्लान मेरे पास आ चुका है कि मैं मेरे सपने जरूर पूरे कर सकता हूँ, और जो मैंने अपने साथियों को, अपने परिवार को जो सपने दिखाए, वो भी मैं पूरे कर सकता हूँ। मैंने जो प्लान, तो मैं आपके सामने डिस्कस शायद समय की वजह से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो हजारों लोगों को करोड़पति बनाने का प्लान है, मैंने अपने आप में डिसाइड किया है, मैंने अपने डायरी में नोट्स किया है। बहुत जल्द मेरा काम उस पे, ऐसा तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो प्रैक्टिकली शुरू होने वाला है, ये मैं विद इन 2 मंथ के बाद वो चालू करने वाला हूँ। तो मैंने एक डेट डिसाइड की है, जिस डेट को मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे एक ग्रेट लीडर ने कहा था कि जो भी आप सपने देखते हो, वो खुलेआम लोगों को बताओ, ताकि वो डेट भी लोग आपको याद दे सके। यार, आपका समय जब पास में आ रहा है, आपने ये डेट दिया है, आप ये डेट में क्या वो पूरा कर पाओगे, तो आदमी सोएगा नहीं। तो इसलिए मैं वो डेट भी आपके सामने जाहिर करना चाहूंगा। वो डेट रहेंगी साथियों 28 मई 2025। उस डेट को मैं, जो सपना, जो प्रोजेक्ट आपके सामने शायद समय की वजह से खुदा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बताने के लिए मुझे 1 घंटा लगता है, ऐसी उसकी पीपीटी संजीव सर ने बना के रखी थी, और जो हम अपने माध्यम से लोगों को बताते थे, वो सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारी टीम का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो मैं बहुत जल्द पूरा करने वाला हूँ। और मैंने डेट ली है 28 मई 2025। तब तक ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये रहा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ मैं कुछ संदेश, मैसेज मेरे साथियों को देना चाहूंगा कि साथियों, हम सब करोड़पति नहीं हैं। बहुत से साथी, हो सकता है, मेरे से भी ज्यादा स्ट्रगल करके इस बिजनेस प्लान में आए होंगे, या कुछ साथी मिडिल क्लास के होंगे, या फिर वेल सेटल भी होंगे। मैं सभी साथियों को एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जो संघर्ष हम करते हैं, उस संघर्ष का कुछ रिजल्ट होना चाहिए, तब आप सक्सेस हो। आज सिर्फ मेरी टीम बड़ी हुई है, मेरे लिए यही सक्सेस था। क्योंकि कहा जाता है राजनीतिक सियासत क्षेत्र में कि जिसके वोटर्स ज्यादा होते हैं, वो चुन के आता है, जीत का सेहरा उसी उसी के सर पे बंधा जाता है। तो आज मेरी टीम हजारों की तादाद में है। बड़ी खुशी होती है कि जो चीज हमने सोची थी, वो पूरा करने के लिए हमें समय नहीं लगा। और संजय मेश्राम साहब ने उस दिन कह दिया था कि उस टाइम में तो हमें कुछ भी अवेलेबल नहीं था, ना कि हमें अपना अपलाइन पता था, ना कंपनी का प्लान पता था, ना पे आउट पता था, ना प्रोडक्ट पता थे, ना प्रोडक्ट की क्वालिटी पता थी, ना कंपनी का ऑफिस पता था। फिर भी हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया, और एक प्रण ले लिया कि मुझे एटॉमी ही करना है। ऐसा क्या देखा होगा उन्होंने? कुछ तो देखा होगा, क्योंकि ये 3 साल में कितनी बड़ी बड़ी नेटवर्किंग मार्केटिंग आई होंगी, कितने प्रलोभन उनके सामने आए होंगे, कितना बड़ा पे आउट वाली कंपनियां भी उनसे टकराई होंगी, लेकिन वो तहस के महस नहीं हुए। उनका एक ही उद्देश्य रहा, एटॉमी। और वही पेशेंस, वही धैर्य उनका आज काम में आया। उनकी लाखों की टीम तैयार हो गई, और आज वो रिटायरमेंट भी ले सकते। तो साथियों, हम सबको एक मेरा मैसेज है, संदेश है, कि हमारे पास पैसिव इनकम नहीं है। हमारे पिताजी के पास या फैमिली में कोई बड़ा बिजनेस नहीं है कि जो बिजनेस चलता रहे और हमें पैसिव इनकम मिलती रहे, जिसकी वजह से हम अपनी एंजॉय कर सके, जिंदगी जी सके। कोई ऐसी जमीन नहीं है, कोई ऐसा बड़ा नहीं है, जैसा मैनेजमेंट बोलते ना, एक जैसा होटल या कुछ लॉन, ऐसी जमीन भी नहीं है कि जो रेंट पे दे, और उसका रेंट हमें मिलता रहे, और हमारी जिंदगी ऐशो आराम में चलती रहे। और कोई ऐसा बड़ा फैमिली बिजनेस भी नहीं है कि जो हमारे पास लगातार पैसा आता रहे, हमें देखने की जरूरत ना पड़े, जिस तरह से अंबानी, टाटा, बिरला, बियानी, अदानी, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनको बेटों को चिंता नहीं है कुछ करने की, क्योंकि उन्होंने, पिताजी ने कमा के रखा है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जाके किसी बीच पे जाके लेमन ग्लास लेके बैठ जाओ और एंजॉय करूं।
ऐसा भी हमारे पास कोई पैसिव इनकम नहीं है। तो साथियों, अगर जिंदगी में कुछ आपको करना है, टाइम फ्रीडम पाना है, मनी फ्रीडम पाना है, गुड हेल्थ आपकी चाहिए, तो इन सारी बातों के लिए आपको नेटवर्किंग मार्केटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और नेटवर्किंग मार्केटिंग में स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि एटॉमिक के अलावा और दूसरा ऑप्शन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं वो बेटर जानते हैं कि एटॉमिक के अलावा फिलहाल दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है। ये जब मैं जान चुका हूँ और जो तमाम साथी जो आज सुन रहे हैं वो भी समझ चुके हैं कि एटॉमिक के अलावा हमें दूसरा ऑप्शन फिलहाल नहीं है। कहा जाता है कि एक तरफ ट्रेडिशनल बिजनेस रखो और जो आपने सपने देखे हैं वो पूरा करने की सोच रखो कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या वो सपने आप पूरे कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप करोड़पति बन सकते हो, लकीली बन गए तो बन गए, कुछ साथी बनते भी होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक एवरेज, एक परसेंटेज ज्यादा पैमाने पे लोग सक्सेस होते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में हमेशा अपना कॉम्पिटिटर पैदा होता है। जिस होटल में मैं काम करता था, शुरुआत में जुड़ा था, बहुत अच्छा चलता था। गेस्ट हमारे पास आते थे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के इन हाउस प्रोग्राम हमारे पास होते थे 8-8 10-10 दिन के लिए। लेकिन जैसा जैसा टाइम बीतता गया, जो बड़ी कंपनियां थी प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने खुद के गेस्ट हाउस खोल दिए, मेरा बिजनेस कम हुआ। चलन बढ़ गया, लोग रिसोर्ट्स में प्रोग्राम करने लगे, हमारा होटल बैठ गया, बिजनेस कम हुआ और धीरे धीरे हम एवरेज पे आए। फिर हमें कॉर्पोरेट पे ध्यान पड़ा और कॉर्पोरेट की बुकिंग लाके हमारे बिजनेस को उठाना पड़ा। यानी मतलब हम ट्रेडिशनल बिजनेस पे स्थिर नहीं है, रिस्क लेके चलना पड़ता है, हमेशा अलर्ट लेके चलना पड़ता है, हर दिन चिंता रहती है। ऑनर का फोन होता है, टारगेट इतना है, आपको पूरा करना है। टारगेट की भी चिंता होती है, क्योंकि स्टाफ जो पलता है वो अपने भरोसे पलता है, एक जिम्मेदार आदमी के भरोसे पलता है, उनकी सैलरी, ऑनर का जो पे आउट, सारी बातों को ध्यान में रख के हमें काम करना होता है। लेकिन वो अगर आपके सपने बड़े हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में, मैं ये मेरा खुद का निजी मत है कि आप पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में, अगर आप मिडिल फैमिली से हो, अगर नेटवर्किंग मार्केटिंग आपने ज्वाइन किए हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे कर सकते हैं। और मैंने जो सपने देखे हैं वो मैं जरूर पूरा करूंगा, ताकि ऐसा प्रोग्राम, ऐसा प्लान, ऐसा पे आउट मेरे पास आ चुका है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा एटॉमिक का कि मेरे लाइफ को चेंज कर दिया, मेरे सपनों को चेंज कर दिया, मेरे एम्बिशंस को चेंज कर दिया। और साथ ही साथ जो साथी मुझसे दूर गए थे, मैं उनको पास लाने में कामयाब हो गया। और आज जब मैं एटॉमिक की बात उनके सामने कहता हूँ, तो वही सिंसिरिटी उनके अंदर दिखती है जो पहले मुझे दिखती थी। और मेरे तमाम साथी एटॉमिक के बदौलत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है? मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा एटॉमिक को कि एटॉमिक की वजह से जो मेरे तमाम साथी, जो दोस्त थे वो टूट गए थे, वो पुनः जुड़ गए हैं। और मुझे मेरे बड़े बड़े लीडर्स का एक एक्सपीरियंस आया है, एक नॉलेज मेरा बढ़ा है। तो मैं दिन ब दिन अपने आप में अपडेट भी कर पा रहा हूँ और मेरे सपनों को पूरा करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। और बहुत जल्द जो सपने मैंने देखे हैं, अगर रजी जाफरी साहब पुनः मुझे चांस देंगे, तो मैं मेरे सपनों के साथ पुनः आपके साथ में आने की इजाजत चाहूंगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू रजी जाफरी सर, आपने मुझे इतना बोलने के लिए समय दिया और मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू मौर्य सर, थैंक यू सो मच एंड वंडरफुल स्पीच के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है मौर्य जी के आज के आपके सेशन से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे, बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा कि कैसे विपरीत परिस्थितियों से लड़कर एक इंसान आगे बढ़ता है और अपने अपलाइंस को फॉलो करते हुए, अपनी टीम को बिल्ड करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच सकता है कि अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों के सामने शेयर कर सके। सो एवरीबडी कैन डू इट, इफ यू कैन डू इट एवरीबडी कैन डू इट। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोग आज हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं वो डेफिनेटली यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। और यही हमारा कुछ मकसद है, यही हमारा मकसद भी है कि हम किसी को कुछ दे पाए, कुछ सीख दे पाए। और जल्दी ही दोस्तों
आप इस मंच के साथ में जुड़े रहिए, इस स्टेज के साथ में जुड़े रहिए। हम आपके साथ में लगातार ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों को मिलाते रहेंगे। इसके अलावा एवरी मंडे हमारे साथ 8 बजे शार्प आपको जुड़ना है। एवरी मंडे यहाँ पर ग्रैंड प्लान प्रेजेंटेशन होंगे यहाँ पर एवरी मंडे, और एवरी वेडनेसडे को हमारे यहाँ पर सक्सेस स्टोरी होगी। ये 2 दिन आप ट्यून कर लीजिए रात को 8 बजे, और सब्सक्राइब करके रख लीजिए हमें, ताकि आपको ये नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो हमारे मंडे और वेडनेसडे ये 2 रात 8 बजे हमारे फिक्स्ड प्रोग्राम्स होंगे, और बहुत जल्दी हम इसी प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल प्लान इंग्लिश में भी प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आप ग्लोबल जो आपके लोग हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इसका फायदा उठा सके और आप अपनी टीम को इंटरनेशनल लेवल पर बिल्ड कर सके। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और जल्दी हम एक बहुत ही जबरदस्त और डायनामिक पर्सनालिटी के साथ में नेक्स्ट वेडनेसडे मुलाकात करने जा रहे हैं। और मैं आपको आपको वादा करने जा रहा हूं दोस्तों कि नेक्स्ट वेडनेसडे जो शख्स आपके साथ आने वाले हैं, आपके अंदर ऐसी आग भरने वाले हैं दोस्तों, जो आपको कंपनी के लॉन्चिंग होने तक बुझने वाली नहीं। ये मेरा वादा है आपसे, और डेफिनेटली मैं एक बहुत जबरदस्त दिग्गज शख्स के साथ में अगले बार लेके आ रहा हूँ। और बहुत ही कम समय में जिस शख्स ने 50,000 के आसपास का टीम डेवलप कर लिया दोस्तों, हमारी टीम में तहलका मचा रखा है उन्होंने आज एटॉमी के अंदर, वो आ रहे हैं आपके बीच में, तो उनको सुनने के लिए भी आप तैयार रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू विशाल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, एंड बैक टू विशाल। विशाल। यस, थैंक यू सो मच सर। मैंने ये स्ट्रीम को एंड कर दिया।